In this session, we are going to learn this question: what are the basic provisions relating to the finance statement of insurance company? जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? रेवेन्यू अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है एंड बैलेंस शीट आता है। तो ये बनाने के लिए जो बेसिक कंडीशंस क्या है, बेसिक प्रोविजंस क्या है, वो जानना चाहते हैं। ये शॉर्ट नोट के आ सकती है। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टू शॉर्ट नोट्स इन दिस सेशन। So the basic provision relating to the financial statement of insurance company. So financial statement of insurance company. So first of all, we need to learn that which accounting standard that applicable. So right now we are following what? Ind AS. Ind AS मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मैं यहाँ लिखा है ये बहुत पुराना है। आपकी जो बुक में लिखा है वो बहुत पुराना है। अभी का जो है वो इंड एस मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसके मुताबिक उनको पालन करना पड़ेगा। मतलब ये जो स्टैंडर्ड है उसका भी पालन करना पड़ेगा। आपकी बुक में जो दिया गया है वो लिखना नहीं है, अलग से नया जो है वो लिखना है। तो एवरी बैलेंस शीट, receipts and payment account, that is cash flow statement, profit and loss account, that is shareholders account of insurer, shall be conformity with the accounting standard. जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं और शेयर होल्डर्स का जो भी अकाउंट्स बना रहे हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो दिया गया है कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है, उसके मुताबिक ही आपको करना है। राइट। जो ये मतलब ये इंड एस का पालन करना है। तो व्हाट आर द इंड एस एप्लीकेबल? तो इंड एस 104 फॉर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड पॉलिसी होल्डर। राइट। तो इंड एस 104 का पालन करना पड़ेगा। जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा है वो आपको नहीं लिखना है, यही लिखना है। Ind AS 109, that is financial instruments. Financial instrument क्या होता है? जो हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एज ए इंश्योरेंस कंपनी के पास जो प्रीमियम आता है वो इंश्योरेंस कंपनी कोई प्रोजेक्ट्स में, कोई फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करती है और उसका रिपोर्टिंग कैसे करना है, उसका वैल्यूएशन कैसे करना है, तो उसके लिए ये गाइडलाइन इंड एस 109 में दी गई है। तो 109 फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वो उसका दे हैव टू अबाइड द रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड इंड एस 1 वो जो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे करना है। तो ये तीन जो है वो इम्पोर्टेंट है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, उनको पालन करना पड़ेगा। और डिस्क्लोजर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या उनको बताना है, डिस्क्लोज करना है, दिखाना है। राइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट्स, मतलब नोट्स बनानी है टू द बैलेंस शीट और उनको दिखाना है। तो पहला है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ऐसे लायबिलिटी है जो अभी फिक्स नहीं हुए, कभी भी फ्यूचर में हो सकती है। लायबिलिटी नहीं है लेकिन लायबिलिटी हो सकती है। देयर आर प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी दैट दिस कुड बिकम अ लायबिलिटी इन फ्यूचर। तो इसके लिए हम कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट करने का मकसद यही है कि इन फ्यूचर समथिंग हैपन विच मे बी अ वेरी बिग अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल क्लेम्स, ये है क्लेम्स अदर देन दोज पॉलिसी नॉट एक्नोलेज। किसी ने क्लेम कर दिया और 200 करोड़ का क्लेम है, तो क्या होगा? 200 करोड़ पे करना पड़ेगा, तो क्या होगा? वो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो अभी से हम ये पता लगाते हैं कि कितने का क्लेम हो सकता है। अभी इट इज नॉट नेसेसरी कि क्लेम होगा ही और नॉट नेसेसरी क्लेम नहीं होगा। तो हमारा ये प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी है जो देना भी पड़ सकता है। राइट। तो ऐसी ऐसी जो लायबिलिटीज है उसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में क्लासिफाइड करेंगे और बैलेंस शीट के जो है उसका जो उसके नोट्स में हमको ये लिखना है। तो क्या क्या है देख लेते हैं। पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट। पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट मतलब हमारी मान लो कि एक्स इंश्योरेंस कंपनी है, हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 100 शेयर्स खरीदे हैं मान लिए।
राइट। उस पे 100 रुपीज का शेयर है, लेकिन 100 नहीं 50 उन्होंने पेड अप के लिए बोला है। तो अभी 50 रहा ना, 100 का था फेस वैल्यू, तो 50 कभी भी उनको पे करना हो सकता है, क्योंकि रिलायंस कंपनी अगर मांगे कि नहीं आपने 100 खरीदा है तो और 50 जो हमारा 100 है टोटल फेस वैल्यू, तो और 50 दे दो, तो ये लायबिलिटी हो जाएगी। तो 50 5,000 क्या हो जाएगा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हो जाएगी। देन अंडरराइटिंग कमिटमेंट्स आउटस्टैंडिंग, राइट। कोई भी कमिटमेंट्स किया हो इंश्योरेंस कंपनी में कि भाई हम इतना देंगे, ये होगा, तो कभी भी वो हो सकता है, राइट। क्लेम्स अदर देन दोज अंडर पॉलिसी नॉट एक्नोलेज एट डेट्स, मतलब किसी ने क्लेम किया है, हमने एज ए डेट मतलब लायबिलिटी तरीके हमने स्वीकारा नहीं है, ऐसा जो होगा वो हमारा क्लेम यहाँ आएगा। गारंटी गिवन बाय ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने किसी की गारंटी दी है, तो गारंटी अगर वो कंपनी फेल हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा, तो ऐसी गारंटी की जो अमाउंट है वो यहाँ लिखनी होगी। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी डिमांड्स लायबिलिटी इन डिस्प्यूट नॉट प्रोवाइडेड फॉर, कुछ भी स्टैट्यूटरी डिमांड एंड लायबिलिटी है, कुछ भी लायबिलिटी हो गई लेकिन हमने नॉट प्रोवाइडेड फॉर हमने नहीं ध्यान में लिया, या हमारा डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड मतलब हमने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने क्लेम कर दिया है, ऐसी कोई भी डिमांड हो सकती है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स का जो है डिमांड हो सकती है, लेकिन हमने अपने हिसाब से ठीक पे किया है, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहे हैं कि आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो इन दैट केस ये आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी हो सकती है। देन री इंश्योरेंस ऑब्लिगेशंस, हमने री इंश्योरेंस किया है, राइट, उसका ऑब्लिगेशंस हमारे पास हो सकता है, अदर हो सकता है, तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी हमको लिखनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट, एनकम्बर्स ऑफ असेट्स टू द कंपनी इन एंड आउटसाइड इंडिया, तो ये इनकम्बेंसीज का मतलब क्या होता है कि बोझा होता है। फॉर एग्जांपल हमने कोई असेट्स आउटसाइड इंडिया कोई गिरव रखी है, तो उसकी यहाँ डिटेल होनी चाहिए, राइट। हमारी जो एसेट्स है उसको हम गिरव रख सकते हैं, जैसे पैसा लिया है या कुछ कुछ हमने लिया है, तो उसके सामने ये कर सकते हैं, तो उसकी डिटेल यहाँ होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है कमिटमेंट्स मेड एंड आउटस्टैंडिंग फॉर लोन इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स एसेट, फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन का हमने कोई कमिटमेंट किया हो और वो आउटस्टैंडिंग हो, तो हमारा ये बनता है। क्लेम्स री इंश्योरेंस एंड पेड टू क्लेम्स इन इंडिया इन एंड आउटसाइड इंडिया, वो दोनों दिखाना जरूरी है, मतलब इन इंडिया में कितना है, आउटसाइड इंडिया में कितना क्लेम है, कितना री इंश्योरेंस है, कितना क्लेम पेड है, वो दिखाना जरूरी है। मतलब इंश्योरेंस का इंडिया में बिजनेस मतलब अपनी होस्ट कंट्री में बिजनेस एंड फॉरेन कंट्री में कितना बिजनेस है वो दिखाना पड़ेगा। एक्यूरल एजम्पशंस फॉर क्लेम लाइबिलिटीज इन केस ऑफ पॉलिसीज एक्सटेंडिंग 4 years, तो एक्चुअल एजम्पशंस मतलब हमको एजम्पशंस करनी है अपने जो पॉलिसीज है जो 4 साल के ऊपर की है। फॉर एग्जांपल 5 years की हमने किसी की पॉलिसी ली है एज ए इंश्योरेंस कंपनी, तो 4 साल से ऊपर हो गया, तो उसका हमारा कैलकुलेशन करना है कि हमको कितना रिस्क है, कितना प्रीमियम सॉरी कितना क्लेम पे कर सकता है, तो एक्चुरियल एजम्पशंस है जो क्लेम हमारा हो सकता है, वो रिस्क का कैलकुलेशंस करके हमको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल में एक बार शायद ये क्लेम हो भी सकता है, राइट। एंड एजिंग ऑफ क्लेम डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्लेम्स आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months एंड अदर क्लेम, मतलब एजिंग मतलब अपने टाइम पीरियड के हिसाब से क्लेम को रखना है, विद इन 6 months कितने पे करने हैं, एंड आउटस्टैंडिंग क्लेम मोर देन 6 months कितने हैं वो अलग से दिखाना है, तो फॉर्मेट में वो आ ही जाता है। देन प्रीमियम लेस री इंश्योरेंस रिटर्न फ्रॉम बिजनेस एंड आउटसाइड इंडिया, मतलब इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया का प्रीमियम री इंश्योरेंस जैसे क्लेम है ऊपर वैसे ही यहाँ दिखाना है, राइट। एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ इनकम रिकॉग्नाइज, कितना प्रीमियम रिकॉग्नाइज करेंगे, पूरा प्रीमियम आया है तो पूरा रिकॉग्नाइज नहीं करना है, प्रोविजन करनी है। बेस्ड ऑन वेरिंग रिस्क पैटर्न
category wise in basis of justification, therefore including whether reliance has been placed or external evidence or not, right? तो प्रीमियम कितना रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रीमियम की इनकम कितनी रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये हमारी इनकम हो गई, तो उसका कैलकुलेशंस भी दिखाना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट्स, हमने इन्वेस्टमेंट जहाँ जहाँ किया है तो उसका जो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका वैल्यू है वो हमको दिखाना पड़ेगा। तो परचेज वेयर डिलीवरीज आर पेंडिंग, सेल्स वेयर पेमेंट्स आर ओवर ड्यू, तो ये दिखाना पड़ेगा वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही नहीं चलती, उसको बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। रिलेटिंग टू इंश्योरेंस बिजनेस बेसिस ऑफ allocation of expenditure to various classes of business, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसके भी क्लासिफिकेशंस करना पड़ेगा, पूरा मतलब जम्बर्ड नहीं लिख देना है, उसकी कैटेगरी वाइज हमको लिखना है, मतलब जैसा फॉर्मेट दिया है वैसा ही लिखना है। 11th point is historical cost of those investment valued on fair value basis. फॉर एग्जाम्पल फेयर वैल्यू बेसिस मतलब अभी की कितनी रीजनेबल वैल्यू है वो फेयर वैल्यू हो सकती है, उसकी डेफिनेशन बहुत अलग है लेकिन आपको समझाने के लिए। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब मान लो कि हमने 50,000 में बिल्डिंग 1990s में खरीदी थी और ये 2021 है और उसकी कीमत 5 करोड़ हो गई, मान लो कि 5 करोड़ हो गई, राइट? तो ये हमने 5 करोड़ से दिखा दी है, लेकिन उस वक्त हमको ये हिस्टोरिकल 50,000 में खरीदी थी वो भी दिखाना पड़ेगा ताकि पता चले कि ये का वैल्यू 50,000 का वैल्यू 5 करोड़ हो गया है। नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन, मैनेजरियल का जो मैनेजर होते हैं उनका जो रेम्यूनरेशन होता है वो कंप्यूटेशन उसका कैलकुलेशंस दिखाना पड़ेगा कि कैसे उनको दिया गया है। देन बेसिस ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ डेट सिक्योरिटी, जो डेट सिक्योरिटी है उसको अमोर्टाइज करना मतलब डेप्रिशिएट करना, कैसे करते हैं उसका कौन सा बेस है वो दिखाना पड़ेगा। देन 14th पॉइंट इज unrealized gain or losses arising due to change in the fair value of listed equity shares, derivative in instruments are to be taken on equity on fair value change account। मतलब हमारा जो इक्विटी है, मतलब जब हमने इन्वेस्टमेंट किया है और इक्विटी है उसका जो फेयर वैल्यू है वहां से हम लेंगे, तो फेयर वैल्यू लिया है जिसका जिसका, तो उसके जो चेंज हुआ है, राइट, उसका गेन भी हो सकता है उसका लॉस भी हो सकता है। मान लो कि मैंने ग्लेनमार्क फार्मा का 100 शेयर्स लिया था एज ए इंश्योरेंस कंपनी 100 रुपीज का, मतलब मैंने 1,000 रुपीज का, सॉरी 10,000 हुआ ना, 1,000 रुपीज, सॉरी 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट्स किया था, ये 2018 में किया था, राइट? अभी 2021 में है, मेरे पास 100 शेयर्स है लेकिन उसके जो वैल्यू है फॉर एग्जांपल 70 हो गई, तो अभी मुझसे ज्यादा नहीं मिलेगा, तो 7,000 मिलेगा, तो मुझे फेयर वैल्यू में 7,000 से उसको इवेल्यूट करना पड़ेगा। तो ये जो 3,000 जो लॉस है वो उसको मुझे कहाँ ले जाना पड़ेगा, फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट, राइट? एंड उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिपोर्ट करना पड़ेगा। देन पेंडिंग रियलाइजेशन, क्रेडिट बैलेंस इन फेयर अकाउंट, फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशंस, तो ये पेंडिंग रियलाइजेशन जितने भी है क्रेडिट, तो द क्रेडिट बैलेंस जो हम बांट नहीं सकते, डिविडेंड नहीं दे सकते, उसका मतलब बैलेंस है वो लिखना पड़ेगा। इन शॉर्ट इसका जो बैलेंस है वो लिखना पड़ेगा। फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड दिस इज देयर फॉर, ये फेयर वैल्यू से उसकी प्रॉपर्टी कितनी है वो लिखना पड़ेगा। क्लेम सेटल्ड एंड रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 6 months एंड द अदर बैलेंस शीट, मतलब जो क्लेम हमने सेटल किए हैं और सेटल नहीं किए हैं तो उसको अपनी एजिंग के हिसाब से 6 मंथ एंड मोर देन 6 मंथ्स उसको बाइफरगेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बी पॉइंट है, द फॉलोइंग अकाउंटिंग पॉलिसी शैल बी फॉर्म ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैंने पहले से बता दिया है कि इंश्योरेंस कंपनी को ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो मैं दिखा रहा हूँ
ये रहा, उसका पालन करना पड़ेगा। इंड एस 104, इंड एस 109, इंड एस 1 उसका पालन करना पड़ेगा, राइट। तो ये पहला है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। इंड एस 1 एंड अदर्स, एनी डिपार्चर फ्रॉम, ये पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। एनी डिपार्चर फ्रॉम अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफर साइड शैल बी सेपरेटली डिस्क्लोज विद द रीजन फॉर सच। सो 104 फॉर एग्जांपल हमारा इंड एस है, लेकिन उसका हमने फॉलो नहीं किया है। तो क्यों नहीं किया है और उसकी कितनी डिफरेंस अमाउंट होती है, वो हमको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, मतलब अलग से लिखना पड़ेगा। सी पॉइंट है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शैल बी ऑल्सो बी डिस्क्लोज, क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये अभी का लास्ट पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट्स मेड इन अकॉर्डेंस विद एनी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ नेचर सिक्योरिटी, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, राइट। तो एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब कायदे में दिया है उसके मुताबिक हम कितना कर रहे हैं वो, और उसका अमाउंट, नेचर, सिक्योरिटी और स्पेशल राइट इन आउटसाइड इंडिया, वो सब दिखाना पड़ेगा, ताकि जो रीडर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, रीडर ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको पता चले। देन सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग करना इनटू परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम रिकॉग्निशन एज पर द डायरेक्शंस इफ एनी इश्यूड बाय अथॉरिटी। जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट्स है, एंड परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट्स है, उसको अलग अलग रखना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट्स हमारा बहुत पैसा कमा के देता है वो परफॉर्मिंग है, कमा के नहीं देता है वो नॉन परफॉर्मिंग है, उसको अलग अलग हिसाब से रखना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ बेसिस ऑफ सेक्टर वाइज मतलब अ, हमने लाइफ इंश्योरेंस में कितना किया, तो लाइफ इंश्योरेंस अलग होता है, लेकिन फायर में कितना है, राइट, मरीन में कितना है, अदर में कितना है, तो उसका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज वाइज भी हमको लिखना पड़ेगा। ए समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 5 years इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द अथॉरिटी। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी इक्विटी है, लायबिलिटी है, क्लेम्स कितने हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना मिला है, उसका लास्ट 5 years का हमको अकाउंट देना पड़ेगा। मतलब अलग से एक स्टेटमेंट लगाएंगे जिसमें हमको पता चलेगा, ताकि रीडर्स को पता चले कि ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या है, राइट। देन अकाउंटिंग रेशियोज एज में प्रिस्क्राइब बाय द अथॉरिटी, अकाउंटिंग रेशियोज नेसेसरी जो अकाउंटिंग रेशियोज हैं वो दिखाना पड़ेगा। एंड बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट बिटवीन रेवेन्यू अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जब स्टेटमेंट आएगा तो आपको पता चलेगा जो रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट अपने बिजनेस के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल हमारा मरीन होता है, तो मरीन का कितना है उसका अलग रेवेन्यू अकाउंट बनेगा, साथ में यहाँ फायर का बनेगा, यहाँ मिसलेनियस जितने भी अपने बिजनेस है उसका अलग अलग दिखाना पड़ेगा, राइट। उसका इंटरेस्ट अलग, इसका डिविडेंड अलग, उसका रेंट अलग, राइट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका जो टोटल आता है वो आता है, राइट। तो रेवेन्यू अकाउंट इज इक्वल टू कंबाइन प्रॉफिट, कंबाइंड रेवेन्यू अकाउंट इज नथिंग बट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड रेवेन्यू अकाउंट में हम क्या करते हैं, सेपरेटली यहाँ लिखते हैं। तो ये थी जनरल इंफॉर्मेशन दैट वी नीड टू लर्न। तो ऐसे ही एक शॉर्ट नोट आ सकती है एग्जामिनेशन में, अगर आती है तो आपको ये इतना लिखना है, और ये 8 to 10 मार्क्स तक ये हो सकती है। I hope that you understood. Next point, we are going to discuss about general instructions for preparation of financial statement. तो ये हम next video में देखेंगे. Till then, goodbye.